पालागन आप सभी का। और चतुर्वेदी बिजनेस नेटवर्क जो चतुर्वेदी महासभा का एक सब्सिडरी है, प्रकोष्ठ है, जो कि चतुर्वेदी समाज के जो प्रोफेशनल्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और जो सब्जेक्ट्स की अथॉरिटीज़ हैं, वो सभी के मिलने का एक स्थान है यहाँ पर। तो उस स्थान पर पिछले विगत 3 महीनों से कोरोना काल में हम लोग लगभग हर सैटरडे किसी न किसी एक वक्ता को निमंत्रित करके और उनकी जो भी क्षेत्र की विशेषता है उसके विषय में उनसे समझते हैं, जानते हैं और प्रयास करते हैं कि वो उनके जो भी स्किल्स हैं उसका फ़ायदा समाज पे कैसे हो सकता है, या जो बर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कैसे हो सकता है, और किस तरह से मतलब उन्होंने अपने क्षेत्र में एक नाम कमाया है समाज के लिए, अपने लिए, और अब वो जिस मुकाम पर पहुंचे हैं तो उस स्थान पर पहुंचकर वो हम सबको भी मार्गदर्शन कर सकते हैं, जो साथ में एंटरप्रेन्योरियल हमारे यहाँ जो लेटेंट फोर्सेस हैं उनको कैसे रिलीज कर सकते हैं, कैसे गाइड कर सकते हैं। तो उसी कड़ी में आनंद जी को आज हम इनवाइट कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और बिफोर वी स्टार्ट एक छोटा सा परिचय उनका, उसके लिए मैं सृष्टि से अनुरोध करूंगा, जस्ट रीड आउट व्हाट इज व्हाट व्हाई इज सो फेमस। या Anandji has over 3 decades of corporate experience in sales management, HR, and people development with leading Indian organizations and MNC organizations. He has worked in sales management with Hindalco, AV Birlaji, Goodlas, Nerolac Paints, HP, and HP. He headed training and development function in Gillette, Kellogg's, Everyday, Reliance Retail, and Mars International for 20 years. He is certified in world class leadership development models and facilitated several programs in the last 15 years in South Africa, Middle East, India, APAC, and China for senior and middle management. He has received many prestigious recognitions and awards at international level, including Mars MTD Award, Make the Difference, in Dubai and Singapore, in the space of people development. In 2019, he has set up proprietorship firm People First, and working is based out of Delhi, working with varied clients of different industries in India and internationally in the space of sales capability and leadership behavioral development. Thank you. Thank you very much. Thank you, Shristi, for giving this illustrious introduction. And पालागन to सभी बांधवों को मेरा पालागन। आनंद जी, मैं इंटरप्ट करूंगा 1 मिनट के लिए। जी, मैं इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ, आपका स्वागत महासभा की ओर से सेक्रेटरी के नाते करना बहुत जरूरी है। तो महासभा की ओर से आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आपके परिचय में एक 4 चांद इसलिए जोड़ता है, 1941 में भैया पंडित श्री नारायण जी महासभा के सभापति थे, आप उसी परिवार को बिलोंग करते हैं। तो महासभा की उस कड़ी में आप जो आगे बढ़ा रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं क्षमा चाहूंगा आपको इंटरप्ट करने के लिए, प्लीज। तो सभी बंधुओं को मेरा पालागन। और मैं एक प्रोफेशनल वक्ता हूँ, मगर मैं पेशे से वक्ता हूँ, मगर शौक से श्रोता हूँ। और ज्ञानेंद्र जी का ये निर्देश था कि मैं आकर अपना अनुभव बताऊं और समाज में जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं या मैं उनके लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी हो सकता हूं, तो मैं यहाँ आपके बीच में उपस्थित हूँ। मैं दिल्ली प्रवासी हूँ और इटावा और लखनऊ निवासी हूँ। ये मेरा परिचय है। और जो विषय है पीपल डेवलपमेंट का, वो और मेरा जो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है वो समुद्र में एक बूंद की तरह है। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड बहुत बड़ा है और पीपल डेवलपमेंट अपने आप में बड़ा ही विस्तृत और विशद सब्जेक्ट है। और मेरा जो अनुभव है मैं केवल उतना ही बता सकता हूँ और शेयर कर सकता हूँ जो मैंने अर्जित किया है या जो मेरे पास है।
और ऐसे किसी भी मौके पर मैं उन सब लोगों को याद करता हूँ जिनके साथ मैंने काम किया है, या मैं जो भी बन पाया हूँ, बना हूँ, उनमें उन लोगों का सहयोग है, उन लोगों की लीडरशिप है, मेंटरिंग है, जिन्होंने मुझे पहुंचाया जो भी मैं कर रहा हूँ अभी। और मैंने 30 वर्षों में कॉर्पोरेट वर्ल्ड को पीपल कंटेक्स्ट में इवॉल्व होते हुए देखा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे स्टेट, राज्य जिसको आप कहते हैं, जैसे राज्य इवॉल्व हुआ कि वो एक लेसेसरी स्टेट से एक वेलफेयर स्टेट बना, जहां पर शुरू में राज्य केवल नागरिकों की रक्षा करता था और बाद में उनके लिए वेलफेयर करने लगा। इसी तरह से जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो भी इवॉल्व हुआ और उसमें भी पीपल का कंटेक्स्ट बराबर इवॉल्व होता गया। एक वक्त था जब ऑर्गेनाइजेशंस में आईआर डिपार्टमेंट होता था, इंडस्ट्रियल रिलेशन डिपार्टमेंट होता था, जो लोगों को प्राइमरली जो गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस हैं उनसे कनेक्ट कराता था। उसका काम अटेंडेंस और लेबर लॉज और को मेंटेन करना और प्रोविडेंट फंड, इन सारी चीजों को, ग्रेचुटी एंड इन सारी चीजों की कंप्लायंस देखता था। और उस समय जब टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, प्रोडक्शन का महत्व ज्यादा था, तो लोग केवल एक प्रोसेस के तहत कामों में डिप्लॉय किए जाते थे और लोग वहां पर अपना काम करते थे, मशीन चलाने का या बाकी भी जो भी फंक्शन थे उसमें करते थे। वे फॉरवर्ड, मैं उसके डीप में नहीं जाना चाहता हूँ। उस समय बीता और जो पीपल थे ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एक आईआर डिपार्टमेंट, एक एचआर की तरह उसने रूप धारण कर लिया और वो ह्यूमन रिसोर्सेज बन गया। और लोगों को ऐसा लगा कि लोग मशीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, टेक्नोलॉजी यही चलाते हैं, ब्रांड यही बिल्ड करते हैं, और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में पीपल की एक बहुत बड़ी भागीदारी है, या पीपल अपने आप में एक बहुत बड़े फैक्टर हैं, ऐसा समझा जाने लगा। और एक एचआर का कॉन्सेप्ट, ह्यूमन रिसोर्स का जगह जगह डेवलप हुआ ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में। और अभी भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में एचआर का कॉन्सेप्ट चलता है, मगर जो लेटेस्ट ट्रेंड है और जितने बड़े मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो एचआर अब नहीं कहते हैं, वो उसको पीपल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उस विभाग को पीपल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं जिसमें पीपल का प्राइमरली डेवलपमेंट किया जाता है। अब पीपल ओवरऑल किसी भी बिजनेस में, चाहे वो छोटा एंटरप्राइज हो, एंटरप्रेन्योर का एंटरप्राइज हो या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, पीपल एक अपने आप में प्रोडक्टिविटी के बहुत अहम फैक्टर हैं। और वो पीपल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइबिलिटी हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन चेष्टा करता है कि वो एसेट बने और उनको तरह तरह से असिस्ट करता है कि वो जिस लेवल पर भी काम कर रहे हो, वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हो या पीपल लीडर हो या पीपल मैनेजर हो, जिस लेवल पर भी वो काम कर रहे हो वहां पर वो एसेट बने। बहुत ये जरूरी नहीं है कि जो पीपल मैनेजर हैं वो एसेट हैं, बहुत बार वो भी लाइबिलिटी होते हैं अगर वो अपना डेवलपमेंट नहीं करते या उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो पीपल कॉन्टिन्यूअसली ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप किए जाते हैं और प्रेरित किए जाते हैं कि वो अपना डेवलपमेंट करें। बार बार मैं पीपल का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर पीपल का ट्रांसफर सेक्शन लिया जाए तो मेरे हिसाब से 3-4 चीजें निकल के आएंगी और मैं आगे अपने जो भी बात करूंगा वो उसी के इर्द गिर्द होगी। जब भी हम पीपल की बात करते हैं तो उसका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट पर्सनैलिटी है, दूसरा एलिमेंट उनकी कैपेबिलिटी है,
तीसरा एलिमेंट उनका कमिटमेंट है, फोर्थ एलिमेंट उनका कल्चर है, और फिफ्थ एलिमेंट उनका मोटिवेशनल फिट है। लोग देखने में पीपल शक्ल से, सूरत से, रंग से, वजन से, आकार से, प्रकार से अलग अलग दिखते हैं, मगर गंभीरता से अगर आप विचार करें तो जो पीपल के अंदर वेरिएंस है, वो वेरिएंस शक्ल का और सूरत का और हाइट का और वेट का नहीं है, बल्कि वो जो वेरिएंस है वो वेरिएंस उनके पर्सनालिटी का, उनकी कैपेबिलिटी का, उनके कमिटमेंट का, उनके कल्चर का, उनके मोटिवेशनल फिट का, ये सारे मिलके पीपल बनते हैं जिसके ऊपर हम बराबर काम करते हैं। अब चूंकि इस प्रोग्राम में एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है और वो अब लोगों का दिशा निर्देशन कर रहे हैं, और ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो अभी अपना कैरियर बिल्ड कर रहे हैं। तो मैं पीपल की जो चर्चा करूंगा आगे, वो ये ध्यान में रखते करूंगा कि वो बिजनेस के लिए भी उपयोगी हो और जो बाकी क्षेत्र के लोग हैं वो भी उसको अगर चाहें तो कहीं उपयोग में ला पाए। तो मैं सबसे पहले पीपल के बारे में जब बात करता हूं तो जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो पर्सनालिटी है, और पर्सनालिटी एक बहुत व्यापक विषय है। पर्सनालिटी कैपेबिलिटी के आगे बहुत बार सबड्यूड हो जाता है। इन मॉडर्न टाइम्स capability is so much overtoned and it is very much important, but personality का भी अपना विशेष महत्व है, और जितना अधिक पर्सनालिटी को हम डिस्कवर करते हैं, हम उतने ही अच्छे पीपल रिसोर्स बनते हैं, चाहे एज ए इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर लेवल या पीपल लेवल। जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें जो पीपल लीडर होते हैं उनको नॉर्मली लाइन मैनेजर कहते हैं। अब वो जो लाइन मैनेजर हैं दे आर सपोज टू बिहेव लाइक लीडर, मगर वो लीडर की उनकी पोजीशन लीडरशिप पोजीशन है, उनका बिहेवियर लीडर की तरह है या नहीं है ये एक अलग विषय है। और मैं आपको उससे इसका एहसास कराऊंगा कि मैं जो मेरा जो एनालिसिस है वो आपसे रिलेट कराने की चेष्टा करूंगा। तो जो पर्सनालिटी है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और उसका अनुभव करना चाहिए। पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहिए। प्रायः मैंने ये देखा है कि जो लीडर होता है, लाइन मैनेजर होता है, जिसे लीडर की तरह व्यवहार करना चाहिए, वो चेष्टा करता है कि सबकी पर्सनालिटी मेरी तरह हो जाए, लोग मेरी तरह व्यवहार करने लगे, जो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। अच्छा लीडर वो है जो लीडर इवॉल्व होता है लाइन मैनेजर से, जो अपने व्यक्तित्व का सम्मान करता है और दूसरों के व्यक्तित्व का सम्मान करते हुए उनको स्पेस देता है, आउट ऑफ प्रेफरेंस उनको अपने साथ समायोजित करता है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अक्सर प्रायः लोग पर्सनालिटी में और कैपेबिलिटी में दोनों को बहुत इंटरमिंगल करते रहते हैं। और मैं आपके सामने एक छोटा सा एक प्रयोग करता हूं, और अगर आपके पास पेन पेपर कहीं आसपास रखा हो तो आप पेन पेपर ले सकते हैं, और पेपर पे आप यूजुअल सिग्नेचर करें। पेपर पे जो यूजुअल सिग्नेचर आप अपने करते हैं वो यूजुअल सिग्नेचर करें, जो बैंक में आइडेंटिफाइबल हो, लेजिबल हो, ऐसे सिग्नेचर करें। मेरी समझ से आपने वो सिग्नेचर कर लिए होंगे। अब आप अपने दूसरे हाथ में पेन पकड़ें, जिस हाथ से आपने सिग्नेचर किया है उस हाथ के अलावा जो दूसरा हाथ था उससे पेन पकड़ें और सिग्नेचर करें।
अपना अनुभव आप अनम्यूट करके बता सकते हैं? बताने लायक नहीं है साहब। बताने लायक नहीं, आपने सबकी तरफ से कह दिया। नहीं, बिल्कुल वो इलिजिबल है, बिल्कुल समझ में भी नहीं आता दूसरे हाथ। नहीं आता है, और वो स्ट्रेसफुल है। बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा कि मैं क्यों करूं दूसरे हाथ से सिग्नेचर। बहुत सी तरह के, बहुत स्ट्रेसफुल है, स्ट्रेनुअस है, अनलाइकली है, बहुत सी तरह तरह के रिस्पॉन्सेज अगर मैं पूछूं तो लोग बता सकते हैं। अब मजे की बात यह है कि अगर ज्ञानेंद्र जी ये कहें कि जो अदर हैंड से भी उन सिग्नेचर को मैच कर देगा, उसको मैं 3 दिन के लिए पेरिस भेज दूंगा ईफेल टावर देखने के लिए, और आपको 3 दिन का टाइम दे दिया जाए, तो बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो उस सिग्नेचर को मैच कर देंगे या उसके नियरर ले जाएंगे। मैं बताना ये चाहता हूं कि जो आपने रेगुलर हैंड से सिग्नेचर किया वो आपकी पर्सनालिटी है, और जो आप दूसरे हाथ से सिग्नेचर करने की कोशिश करेंगे और इम्प्रूव करेंगे वो आपकी स्किल है। तो पर्सनालिटी वो है जो बाय बर्थ है, जो आपके जीवन के इनिशियल ईयर्स में बन गई है, वही आपका व्यक्तित्व है। स्किल वो है, कॉम्पिटेंस वो है जो बराबर आप सीख रहे हैं, जो सिखाई जा सकती है, और जिसमें इजाफा बड़ी आसानी से किया जा सकता है आपके प्रयास से, वो सारी कुछ स्किल है। तो मैं जब छोटा था और अपने आदरणीय चाचा जी के पास जाता था, मेरे चाचा जी फौज में थे, आदित्य चाचा, उनके पास में जाता था, और वो आर्मी में थे, अलग अलग जगहों पर पोस्टेड थे, जामनगर में, भोपाल में, जम्मू में। मैं उनके पास जाता था छुट्टियों में, तो मैं उनके साथ आर्मी के मेस में जाता था, और वहां पर मुझे फोक लेफ्ट हैंड से पकड़ना होता था, और लेफ्ट हैंड से पकड़ के मुझे जो भी डिश सर्व होती थी वो बहुत बार खानी होती थी। मेरे लिए वो बड़ा स्ट्रेसफुल होता था, क्योंकि मैं दाहिने हाथ से खाता हूँ, बाएं हाथ से फोक से खाना अपने आप में बड़ा स्ट्रेनुअस था। मगर चाचा के डिसिप्लिन और आर्मी के मेस के डेकोरम के अनुसार मुझे ऐसा करना होता था, मगर मैं ये समझ नहीं पाता था कि मैं इसे क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, या घर आते ही मैं उसको फिर दाहिने हाथ से खाने लगता था, और मैं बहुत बार अपना लंच या डिनर पूरा भी नहीं कर पाता था, और मेरी स्नेहमयी चाची मेरे लिए घर पे भोजन की फिर से व्यवस्था करती थी, मगर मुझे इसका उत्तर नहीं मिल पाता था। तो जो बाय डिफॉल्ट हम कर रहे हैं वही हमारा व्यक्तित्व है, और व्यक्तित्व बहुत ही बहुमूल्य है, और हम व्यक्तित्व के कुछ और डायमेंशंस की तरफ आपको ले चलते हैं अपने डिस्कशन में, और हम ये बताने का प्रयास करते हैं कि व्यक्तित्व के बहुत सारे डायमेंशंस हैं जिनका आप अनुभव करते हैं, अनुभव कर सकते हैं। व्यक्तित्व का एक भाग है कि आप एनर्जी कहाँ से लेते हैं। आपको एनर्जी चाहिए, आप कहाँ से एनर्जी लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बाहर से एनर्जी मिलती है। बाहर से का मतलब उनको इंटरैक्शन से एनर्जी मिलती है, एक्सटर्नल स्टिमुलस से उनको एनर्जी मिलती है। जब तक वो कुछ लोगों से मिल नहीं लेते हैं, कुछ लोगों से बात नहीं कर लेते हैं, वो एनर्जेटिक महसूस नहीं करते हैं। कुछ लोगों का प्रेफरेंस एनर्जी लेने का इनर होता, उनको अकेलापन चाहिए, उनके अपने शौक होते हैं, अपने तरीके होते हैं, वो अपने से एनर्जी लेते हैं। इनमें से कुछ भी अच्छा या खराब नहीं है, जो भी मेरा व्यक्तित्व है वो मेरा व्यक्तित्व है। मगर कॉर्पोरेट सेटअप में अगर मैं एक लाइन मैनेजर हूं और मेरा इंट्रावर्जन है, मैं लोगों से इंटरैक्ट नहीं करता हूं बाय पर्सनालिटी, और वो लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनसे इंटरैक्ट करूं, और मैं अनजाने में इंटरैक्ट उनसे नहीं करता हूं क्योंकि मेरा ये व्यक्तित्व नहीं है,
तो ये उनको कौन बताएगा कि यू शुड वर्क आउट ऑफ प्रेफरेंस एंड यू शुड बी इंटरैक्टिंग विद योर टीम। और आपकी टीम में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंट्रावर्जन हैं, उनको आप अपनी तरह बनाने की चेष्टा मत करिए, उनको आउट ऑफ प्रेफरेंस हर समय ड्रैग मत करिए। तो व्यक्तित्व का ये भाग अब इस कोरोना पीरियड में, कोविड पीरियड में जब सब तरफ लॉकडाउन लगा है और जो लोग बराबर इंटरैक्शन करते हैं, बाहर जाते हैं, मॉल में घूमते हैं, सिनेमा जाते हैं, पार्टी देते हैं, पार्टी करते हैं, वो सब लोग बहुत परेशान हैं, उनकी एनर्जी लो हो गई है। और वो लोग जो गार्डनिंग करते हैं, वो लोग जो फोटोग्राफी करते हैं, वो लोग जो अकेले वॉक करते हैं, ऐसे काम जिसको अकेले करने से एनर्जी मिलती है, उनको कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा। तो जो इंट्रोवर्जन है, ऐसा नहीं है कि वो बाहर नहीं जाते, मगर वो अगर मॉल में जाते हैं तो अकेले जाते हैं, किसी एक व्यक्ति के साथ जाते हैं, एक स्टोर में जाते हैं, ज्यादातर वक्त एक डिपार्टमेंट में लगाते हैं जो भी उनको उस स्टोर का या मॉल का पसंद होता है। जो एक्सट्रोवर्टेड हैं वो मॉल के हर फ्लोर पर जाते हैं, हर दुकान में जाते हैं, हर सेक्शन में जाना चाहते हैं। अगर आपको 4 घंटे दिए जाए दोस्तों से मिलने के लिए, तो जो इंट्रोवर्जन है उनके भी दोस्त हैं, मगर वो एक दोस्त के साथ 3 घंटे बिताना पसंद करेंगे। जो एक्सट्रोवर्टेड हैं वो 4 घंटे में अपने 5 दोस्तों के साथ मिलना, बात करना पसंद करेंगे। इसमें अच्छा या खराब या सुपीरियर या इंफीरियर कुछ भी नहीं है, केवल ये है कि मैं कौन हूं, मैं कैसे व्यवहार करता हूं। तो हो सकता है कि मेरे व्यक्तित्व का एक डायमेंशन हो, मेरे जो सहकर्मी हैं उनके व्यक्तित्व का दूसरा डायमेंशन हो, मेरे परिवार में मेरे कुछ सदस्यों का दूसरा डायमेंशन हो, मेरा अलग डायमेंशन। तो मैं अगर अपने व्यक्तित्व से मोहब्बत करता हूं, अपना सम्मान करता हूं, तो मैं दूसरे का सम्मान करना भी सीखूंगा और मैं आउट ऑफ प्रेफरेंस दूसरे को भी एकोमोडेट करूंगा। इसी तरीके से जो व्यक्तित्व का अगला भाग है वो है कि हम जो इंफॉर्मेशन लेते हैं वो हम सेंसिंग प्रेफरेंस है, हम सूंघ के, छू के, देख के इंफॉर्मेशन लेते हैं या हम इंट्यूटिव हैं, किसमें हम ज्यादा कंफर्टेबल। हम सेंसिंग प्रेफरेंस अगर होंगे तो हम वहां जाएंगे, हम मोबाइल फोन जाकर देखेंगे, उसको छुएंगे, उसका अनुभव करेंगे, तभी हम इसके बारे में निर्णय लेंगे। और अगर हम इंट्यूटिव हैं तो हम अंदाजा कर लेंगे कि मोबाइल ऐसा होगा, उसकी फोटो ये है। हम अगर बच्चे के एडमिशन के लिए जाएंगे तो हम देखेंगे कि सेंसिंग प्रेफरेंस है कि स्कूल कैसा है, बस कहाँ खड़ी होती है, पंखा कहाँ लगा है, टीचर कैसे हैं, पानी कहाँ मिलता है। इंट्यूटिव है तो कहेंगे कि भाई बगल में शर्मा जी के बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा स्कूल होगा। अगर हम सेंसिंग प्रेफरेंस एंटरप्रेन्योर हैं तो हम देखेंगे कि मार्केट कितने रेट से बढ़ रहा है, हमारा प्रोजेक्शन क्या है। आई विल लुक एट द रियलिटी, आई विल लुक एट द नंबर। हम सेंसिंग प्रेफरेंस लाइन मैनेजर हैं तो नंबर देखेंगे कि ग्रोथ कितने परसेंट से हो रही है। हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो कहेंगे 12% से ग्रोथ होगी, मार्केट इतने परसेंट से बढ़ रहा है, हमारी कंपनी इतने परसेंट से बढ़ी है। मगर अगर हम इंट्यूटिव होंगे तो हम कहेंगे 20% से ग्रोथ होगी, 25% से ग्रोथ होगी। क्यों ग्रोथ होगी? ये एरिया डेवलप हो रहा है, नए कस्टमर आएंगे, ये टेक्नोलॉजी आएगी। हम फ्यूचरिस्टिक होंगे, हम इमेजिन करेंगे, हम इंट्यूटिव होंगे। देयर इज नथिंग गुड और बैड इन इट, इट इज ओनली अ क्वेश्चन दैट हु एम आई। तो अगर हम एक लाइन मैनेजर हैं, एक लीडरशिप बिहेवियर हमारा होना चाहिए। हमारे सामने कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है जो 25% की बात करता है, तो मुझसे पूछेंगे कि भाई ये इमेजिनेशन तुम्हारा बहुत अच्छा है, मगर इसमें नंबर दो, इसमें नंबर खोजो, सपोर्ट इट विद ए नंबर। हम अगर इंटरप्रेन्योर हैं, हमारा इमेजिनेशन बहुत अच्छा है, तो हमारे लिए कॉशन ये है कि हमको नंबर लाना चाहिए। हम अगर केवल नंबर पर रिलाई कर रहे हैं तो हमको इंट्यूटिव एरिया में जाना चाहिए। हम इसके डिटेल में और नहीं जा सकते आगे, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है और ये विषय बड़ा व्यापक है। व्यक्तित्व का जो अगला भाग है कि हम थिंकिंग प्रेफरेंस है कि हम फीलिंग प्रेफरेंस।
दोनों में कुछ भी सुपीरियर इंफीरियर नहीं है। क्वेश्चन ये है कि मैं कौन हूं। अगर कोई आदमी 15 दिन नहीं आया तो मैं उसकी तनख्वाह काट लूं, ये क्या है? लॉजिकल स्टैंड पॉइंट है। और स्टेप इनटू द शूज में सोचूं कि अगर मेरी कोई तनख्वाह काट ले तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी। ये क्या है? फीलिंग प्रेफरेंस। दोनों में कुछ भी सही या गलत नहीं है। ये समझना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं निर्णय किस आधार पे लेता हूं। बाई लॉजिक लेता हूं, कॉज एंड इफेक्ट को प्ले करता हूं, या पीपल को सेंटर में रख के, अपने को सेंटर में रख के, रिलेशनशिप को सेंटर में रख के, वैल्यूज को सेंटर में रख के डिसीजन लेता हूं। मैं पर्सनालिटी के अगले डायमेंशन में मैं ऑर्गेनाइज्ड हूं, स्ट्रक्चर्ड हूं, या मैं ऑन द गो हूं। मैं हवाई जहाज पकड़ता हूं या ट्रेन पकड़ता हूं तो मैं 1 घंटे पहले, 45 मिनट पहले पहुंचता हूं, टिकट का प्रिंट आउट रखता हूं, सीट बुक करता हूं, उसका पेपर रखता हूं, आधे घंटे पहले पहुंच के कॉफी पीता हूं, या भागते हुए जहाज पकड़ता हूं। जहाज दोनों लोग पकड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ऑन द गो है उनका जहाज छूट जाता है, वो भी जहाज पकड़ते हैं। उनके जहाज पकड़ने का ये तरीका है। तो जब आप लाइन मैनेजर कॉर्पोरेट सेटअप में होते हैं और आप ऐसे लीडर के साथ काम करते हैं जो लास्ट आवर पर डिसीजन लेता है, और आप बड़े स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो आप बराबर उसके साथ स्ट्रेस में रहते हैं। आपको ये लगता है, आप जजमेंट दे देते हैं कि मेरा लाइन मैनेजर मुझको हैरेस करता है। लाइन मैनेजर हैरेस नहीं कर रहा, उसकी पर्सनालिटी है। अगर लाइन मैनेजर सेल्फ अवेयर होगा अपनी पर्सनालिटी के बारे में, तो वो आउट ऑफ प्रेफरेंस काम करेगा और आपको एकोमोडेट करेगा और आपके बारे में निर्णय पहले ले लेगा। आप अपना प्रेजेंटेशन 5 दिन पहले बना लेते हैं क्योंकि आप स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड हैं। लास्ट आवर पर अगर लाइन मैनेजर कहता है कि इसमें ये चेंज कर दीजिए, तो आप उसको रजिस्ट करेंगे अगर आप स्ट्रक्चर्ड होंगे। आप घर में चाबी एक पर्टिकुलर जगह पे टांगेंगे, वॉलेट में अपना क्रेडिट कार्ड एक पर्टिकुलर स्लॉट में रखेंगे, सिटी बैंक का या एमएक्स का या व्हाट नॉट। उसको अगर चेंज कर दिया जाए तो आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। जो ऑन द गो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको लाइन मैनेजर का लास्ट इवनिंग का एक प्रेजेंटेशन में ये चेंज कर दो तो कर देगा। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या व्यक्तित्व है, और मैं किस तरीके से अपने व्यक्तित्व पर काम कर रहा हूं, कैसे मैं दूसरों को कंफर्टेबल बना रहा हूं। तो हम व्यक्तित्व के पर काम करते हैं, चाहे वो इंटरप्रेन्योर हो। इंटरप्रेन्योर अगर मिलने के लिए, फंडिंग के लिए जाता है, तो जिससे मिलने के लिए जा रहा है उसका व्यक्तित्व तो मुझे नहीं मालूम है, मगर मेरा क्या व्यक्तित्व है, मैं अपने प्रेजेंटेशन को कैसे करूं। मैं अगर एक इंस्टीट्यूशनल सेल्स में जा रहा हूं, तो मैं जिस क्लाइंट के पास मिलने के लिए जा रहा हूं, मैं उसके व्यक्तित्व को नहीं जानता, मगर मैं अपने व्यक्तित्व को जानता हूं कि मैं सेंसिंग प्रेफरेंस हूं। तो मैं किस तरीके से अपने प्रेजेंटेशन में इमेजिनेशन बिल्ड करूं, कैसे अपने प्रेजेंटेशन को फ्यूचरिस्टिक बनाऊं, ये व्यक्तित्व के बारे में सेल्फ अवेयरनेस के व्यवहारिक लाभ हैं। चाहे मैं कुछ भी करता हूं, मैं अगर एक स्टूडेंट हूं, मैं अपना करियर बिल्ड कर रहा हूं, तो किस तरीके से व्यक्तित्व के बारे में ज्यादा जान के मैं लाभान्वित हो सकता हूं। मैं व्यक्तित्व के बारे में बात, देखिए व्यक्तित्व को जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं इन्होंने डिफाइन किया, ऐसा नहीं है कि भारतीय शास्त्रों में व्यक्तित्व का उल्लेख नहीं है। महाभारत में भीष्म पितामह दुर्योधन को बराबर समझाते थे कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा मत करो, ये धर्म है, ये धर्म नहीं है। तो दुर्योधन ने कहा भीष्म पितामह से कि जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है मगर मेरी वो प्रवृत्ति नहीं। मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है मगर उससे मेरी निवृत्ति नहीं। तो व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं होता, ये मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहती है। दातृव्यम
दातृव्यम प्रिय वक्तव्यम धीरत्वम उचित गत्या अभ्यासेन तु लभ्यन्ते चत्वारः सहजा गुण। दूसरे को दे देना, धन दे देना, समय दे देना, अपना ज्ञान दे देना, दातृव्यम दूसरों को देना, दातृव्यम प्रिय वक्तव्यम स्वीट टंग होना, अच्छी तरह लोगों के साथ पेश आना, दातृव्यम प्रिय वक्तव्यम धीरत्वम जीवन के कठिन समय में संयत रहना, उचित गत्या सही मार्ग पर चलना, अभ्यासेन लभ्यन्ते चत्वारः सहजा गुण। ये सहज गुण है, अभ्यास से इसमें थोड़ा सा ही लाभ होता है। ये क्या बताया गया? ये व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है हमारे शास्त्रों में, और मॉडर्न साइकोलॉजी इसको समझकर अपने तरीके से आज एक्सपेरिमेंट करके व्यक्तित्व को डिफाइन करती है और हम लोगों को उस पर ट्रेन करते हैं। तो व्यक्तित्व के बारे में मैंने एक हेलीकॉप्टर व्यू, एक बर्ड्स आई व्यू देने की चेष्टा की आपको, और कोशिश की कि आप व्यक्तित्व का अनुभव करें कि व्यक्तित्व क्या है और कॉम्पिटेंस क्या है। जो लोगों में आप परिवर्तन देखते हैं वो उनकी कॉम्पिटेंस है, और व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं होता है। आप लोगों को उनके व्यक्तित्व से ही पहचानते हैं। केवल व्यक्तित्व में परिवर्तन इतना होता है कि आप अपने ऊपर कितना विचार करते हैं और इन डायमेंशन पर अपने को कितना समझते हैं, और आउट ऑफ प्रेफरेंस जाकर दूसरों को कितना एकोमोडेट करते हैं। यही आपके व्यक्तित्व का अनुराग और विकास है। मैं इसके बारे में अब थोड़ी सी बात कैपेबिलिटी पर करता हूं कि कैपेबिलिटी क्या है। कैपेबिलिटी, जिसको हिंदी में आप व्यवहार कह सकते हैं, कैपेबिलिटी एक व्यवहार है जो नॉलेज से भिन्न है, जो नॉलेज से भिन्न है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैपेबिलिटी के लिए लोगों को रखता है और कैपेबिलिटी को रिवार्ड करता है। कैपेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेटेड बिहेवियर है, नॉलेज डिमॉन्स्ट्रेटेड बिहेवियर नहीं है। नॉलेज के लिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड बॉदर्ड नहीं है। यूनिवर्सिटी बॉदर्ड, कॉलेज बॉदर्ड। नॉलेज पहली सीढ़ी है बिहेवियर बिल्ड करने की, बट नॉलेज इज नेवर इक्वल टू बिहेवियर। मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, बट हाउ मेनी पीपल वॉक? One should stop at red light. It is a piece of knowledge, but how many people actually stop? तो नॉलेज और व्यवहार दोनों दो चीजें हैं। मैं अगर नॉलेजेबल हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने उस नॉलेज को व्यवहार में मैं ले आया। हम कितना जानते हैं इसका कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई महत्व नहीं है। हम क्या सरफेस पर डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, यही योग्यता है, और उसी को बिल्ड करने का प्रयास कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किया जाता है। अब जब हम कैपेबिलिटी की बात करते हैं तो वो कैपेबिलिटी फंक्शनल कैपेबिलिटी हो सकती है, और वो कैपेबिलिटी बिहेवियरल कैपेबिलिटी हो सकती है। जब हम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर होते हैं, हम कहीं पर अपना करियर शुरू करते हैं, तो फंक्शनल कैपेबिलिटी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। वो चाहे फाइनेंस में हम काम करते हो, इंजीनियरिंग में करते हो, सेल्स में करते हो, किसी भी एरिया में करते हो, फंक्शनल कैपेबिलिटी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। और जब हम जैसे जैसे पीपल लीडर बनते हैं, तो हमारे लिए बिहेवियरल कैपेबिलिटीज, जिनके समूह को हम लीडरशिप बिहेवियर कहते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होने लगती। अब एक बराबर डिस्कशन होता रहता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी, बाहर भी, कि लीडर जन्मजात होते हैं कि लीडर बनाए जाते हैं। तो बड़ा आंसर इसका यही है कि लीडर बनाए जाते हैं। जन्मजात कुछ व्यक्तित्व के भाग होते हैं और उनको मौका दिया जाता है कि लीडर खुद पहचाने, उसको पर्सपेक्टिव दिया जाता है कि लीडर उसको पहचाने,
और उसके इर्द गिर्द अपनी कॉम्पिटेंस को बिल्ड करे। वो कॉम्पिटेंस फंक्शनल कॉम्पिटेंस के बियॉन्ड लीडरशिप कॉम्पिटेंस हो, क्योंकि कैरियर में आपकी प्रोग्रेशन आपकी केवल फंक्शनल कॉम्पिटेंस से नहीं होती है। वो पहली आरंभिक 1-2 सीढ़ियां हैं। बाकी जितना भी आपका विकास है वो आपके लीडरशिप बिहेवियर से ही होता है। और अच्छे ऑर्गेनाइजेशन पूरी चेष्टा करते हैं कि वो लोगों के लीडरशिप बिहेवियर को बिल्ड करें, जिससे सक्सेशन प्लानिंग की जा सके, जिससे उनको विद इन द ऑर्गेनाइजेशन लीडर मिल सके। और इसीलिए लाइन मैनेजर का महत्व बहुत ज्यादा है कि लाइन मैनेजर एक लीडरशिप पोजीशन है। डिबेट का विषय ये है कि लाइन मैनेजर इज ए लीडर और नॉट, और इसको आपको महसूस कराने के लिए मेरे लिए ये काम करना बहुत ही आसान है। अगर आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 25 साल, 30 साल, 15 साल, 10 साल बिताया है, तो आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि आपने 10, 15, 20 लोगों को रिपोर्ट किया होगा जो आपके लाइन मैनेजर रहे होंगे। अगर आप आंख बंद करें तो शायद उंगलियों पर भी आप लोगों को नहीं गिन पाएंगे जो सचमुच लीडर थे, जिन्होंने आपके अंदर वैल्यू ऐड किया, जिन्होंने आपको कंट्रीब्यूट किया। और आप जो हैं वो उन 25 लोगों की वजह से नहीं है जो आपको केवल टास्क एलोकेट करते थे, जो आपका असेसमेंट करते थे बिना प्रॉपर फीडबैक दिए, जो आपकी लीव पास करते थे, जो आपका एक्सपेंस स्टेटमेंट अप्रूव करते थे। वो केवल महज लाइन मैनेजर थे, वो लीडर नहीं थे। आप जीवन में उनको याद करते हैं, वो रोली पोली लोग नहीं थे, वो हार्ड टास्क मास्टर्स थे, मगर वो आपके अंदर वैल्यू ऐड करते थे। वो आज आपके साथ हैं या नहीं है, वो हजारों मील दूर हैं, मगर आप उनको एस्पायर करते हैं, उनको थैंक करते हैं, और उन्होंने जो आपको सिखाया वो आपके साथ स्टे करता है। तो ये कैपेबिलिटी की पावर है, और कैपेबिलिटी इज बिल्ट बाय डिजाइन। पीपुल आर बिल्ट बाय डिजाइन एंड कैपेबिलिटी फॉर श्योर इज बिल्ट बाय डिजाइन। आप अगर एक अच्छा शरीर बिल्ड करना चाहते हैं, आप अपनी चेस्ट बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप जिम में जाते हैं, आप कहते हैं कि मुझे चेस्ट बिल्ड करना है, और वो आपको बताता है कि आप 10 बार डंबल प्रेस करिए और फ्लाई करिए और चेस्ट प्रेस करिए, वो आपको बताता है, और आप वो करते हैं तो आपकी चेस्ट बिल्ड होती है, आपके आर्म बिल्ड होते हैं। वैसे ही जो अपने को बिल्ड करने में पैशनेट है, वो देखता है कि मैं क्या नॉलेज बिल्ड करूं, उस नॉलेज को प्रैक्टिस में लाने के लिए कैसे स्किल्स को एक्वायर करूं, उसको कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करूं, उसको कैसे सेल्फ रिफ्लेक्ट करूं। एक बैट्समैन जब खेलता है और बहुत बार वो गलत बॉल खेलता है, बॉल विकेट कीपर के हाथ में आ जाती है, तो वो दोबारा बिना बॉल के अपने बैट को सेल्फ रिफ्लेक्ट करता। वो क्या है? सेल्फ रिफ्लेक्शन है। तो आप अगर कस्टमर के पास विजिट करते हैं, आप अगर एक वेंचर कैपिटलिस्ट को प्रेजेंटेशन देते हैं और आप रिफ्लेक्ट करते हैं कि मैंने क्या अच्छा बोला, क्या मैं नहीं बोल पाया, क्या मुझे बोलना चाहिए था, वो क्या है? वो आप कैपेबिलिटी बिल्डिंग बनने पर बॉडी बिल्डर की तरह पैशनेटली काम कर रहे हैं। और जैसे बॉडी एक दिन में बिल्ड नहीं होती है, वैसे कैपेबिलिटीज भी एक दिन बिल्ड नहीं होती है। आप एक लॉन्ग ड्रॉन कैरियर बिल्ड कर रहे हैं। तो मैं ये कैपेबिलिटी के बारे में बात करने के बाद अब आगे जाऊंगा समय को देखते हुए, और मैं कमिटमेंट पर आऊंगा। और मेरे अनुभव से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और लोगों के अनुभव ने मैंने जो सीखा है, देखा है, कमिटमेंट बहुत बड़ी चीज है। कमिटमेंट बहुत बड़ी चीज है, और बड़ी आसानी से लोग इसे भुला देते हैं या इसे लीवरेज नहीं करते। कमिटमेंट एनर्जी देता, कैपेबिलिटी एनर्जी नहीं देता है कभी। कैपेबिलिटी आपको
आपकी नॉलेज एंड स्किल को डिमॉन्स्ट्रेट कराता है। कमिटमेंट आपको एनर्जी देता, आपको किसी पर्पस से जोड़ता। आप कमिटमेंट के बारे में अगर आगे कहना चाहूं और इसको थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूं कि मेरा कमिटमेंट से क्या मतलब है, आपके दिमाग में साइकोलॉजी के अनुसार 80% सबकॉन्शियस माइंड है और 20% कॉन्शियस माइंड है, जिसमें आप प्लानिंग करते हैं, आप डिसीजन लेते हैं, वो 20%। मगर जो उसको उस 20% को जो डायरेक्ट करता है वो 80%। उसमें आपकी क्या तस्वीर बैठी हुई, उसमें आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, सबकॉन्शियसली उसमें आपने अपनी पराजित तस्वीर बैठाई हुई है या उसमें आपने अपनी विजेता की तस्वीर बनाई हुई है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर मैं 5 बार पराजित हो गया तो हो सकता है मैं अपनी कुछ स्किल की वजह से पराजित हो गया, मगर दोबारा मैं जो खड़ा होता हूं वो अपनी तस्वीर के अनुसार खड़ा होता हूं। अगर मेरी तस्वीर एक पराजित तस्वीर है, मेरी तस्वीर यह है कि मैं सफल नहीं होता हूं, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, तो मैं दोबारा शायद खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा और संघर्ष भी नहीं कर पाऊंगा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम चाहे सेल्स में काम करते हो या किसी भी विभाग में काम करते हो, सफलता आसानी से नहीं मिलती है, सफलता रोज रोज नहीं मिलती है। हम कैसे सफल हों, कौन सी चीज है जो हमको एनर्जी देती है, कैसे हम अपनी तस्वीर को, सफल तस्वीर अपनी अपने दिमाग में रखें। जब आप छोटे बच्चे थे, जब आप छोटे होते हैं तो आपके माता पिता आपके साथ होते हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपको आपके साउंडिंग बोर्ड होते हैं, जहां से आपको एनर्जी मिलती है, जो आपकी अच्छी तस्वीर रोज रोज बनाते हैं। आपके कुछ वेलविशर होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं, आपके कुछ अच्छे दोस्त होते हैं। मगर जैसे जैसे जिंदगी में आप आगे चलते हैं, सीनियर पोजीशंस पर पहुंचते हैं या जीवन के चक्र में आगे पहुंचते हैं, वैसे ये लोग छूटने लगते हैं। माता पिता का संसार छोटा हो जाता है, वो आपके साथ अगर हैं भी तो उनका संसार छोटा है या नहीं है। आपके जो साथ में लोग काम करते हैं वो अपनी चीजों में व्यस्त हैं। आप कस्टमर सप्लायर के रिलेशन में आ जाते हैं, सबके लिए हमेशा आप सप्लायर बने रहते हैं। कंपनी में आप सप्लायर हैं, परिवार में आप सप्लायर हैं, मित्रों को सप्लायर हैं, सबके लिए आप सप्लायर हैं। उस सप्लायर बने रहने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी आपके कमिटमेंट से आएगी। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने कमिटमेंट को ऊपर रखें। हम अपनी क्या तस्वीर देखते हैं वो महत्वपूर्ण है, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है ये महत्वपूर्ण नहीं है। चार्ली चैपलिन एक बार यूरोप के एक शहर में जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक शो हो रहा है, चार्ली चैपलिन शो, जिसमें चार्ली चैपलिन की एक्टिंग करनी है आपको। वो उसमें शामिल हो गए। उसमें 500 प्रतियोगी थे, जो प्रतियोगिता के राउंड करते करते 45 लोग पहुंचे उसमें क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में, और चार्ली चैपलिन का नंबर उसमें 7वां था। उनको बड़ी हैरानी हुई कि असली चार्ली चैपलिन मैं हूं। और तो उन्होंने कहा कि भाई मैं चार्ली चैपलिन हूं, ये मैं जानता हूं, ये मेरा व्यक्तित्व है, ये मेरा कमिटमेंट है। मेरे हार जाने से मैं ऐसा थोड़ी मैं चार्ली चैपलिन नहीं रहूंगा। आप अपनी इमेज क्या अपने लिए देखते हैं, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग जब छोटे बच्चे थे और हमको हमारे आदरणीय पिताजी कराग्रे वस्ते करने को कहते थे, और विद्यालय में हम कराग्रे वस्ते करते थे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले ते गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। तो हमको इसका महत्व नहीं समझ में आता था। मगर जैसे जैसे हम जीवन में बड़े हुए, और हम अगर साउथ अफ्रीका में ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं और हम कराग्रे वस्ते की बात करते हैं, तो लोग इसको लिखवाते हैं, इसका ट्रांसलेशन लिखवाते हैं कि इसका क्या अर्थ है। क्योंकि जो
हम रोज कोरोसिव एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो रहे हैं। अनजाने में हमारा कमिटमेंट इरोड होता है, हमारी जो सुनहली तस्वीर है वो रोज इरोड होती है। हम या तो पराजित होते हैं, हम सक्सेसफुल नहीं होते हैं, या हमारे इर्द गिर्द का माहौल हमारी उजली तस्वीर नहीं होती बनाता है। गालिब जिंदगी भर ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और तस्वीर साफ करता रहा। तो बाहर से हमको एनर्जी, हम उसके लिए लाइन मैनेजर पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम अपने लीडर पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम अपने ऊपर विश्वास रखें कि हम कौन। मैथिली शरण गुप्त की कविता जब हम बचपन में पढ़ते थे, न रोज निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो, प्रभु ने तुमको कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान करो, तुम उनको प्राप्त करो ना हो या किसका दोष कहो। जब आप इस प्रकार की कविता पढ़ते हैं या कराग्रे वस्ते करते हैं या कुछ भी करते हैं जिससे आपकी तस्वीर मजबूत होती है, वही आपको संकट के समय में निकालती है, वही आपको असफलता से आगे ले जाती है। कैपेबिलिटी नहीं करती है वो काम, कैपेबिलिटी तो कम थी तो मैं पराजित हो गया। जो मेरे काम आया वो क्या काम आया, वो मेरा कमिटमेंट काम आया। तो इसलिए मैं जो रूप मैं क्या हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है, मैं अपना रूप क्या देखता हूं ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आज पराजित हूं, मैं आज पराजित हो गया हूं, मगर मेरी तस्वीर विजयी तस्वीर है जो मुझे प्रेरणा देती है दोबारा संघर्ष में खड़े होने के लिए। तो कमिटमेंट मेरे अनुसार, मैं अब इससे ज्यादा समय नहीं ले सकता और डिटेल में जाने का, मगर मेरे अनुसार, मेरे जीवन के अनुभव के अनुसार, और जो मैंने हजारों लोगों को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखा है और क्षेत्र में काम किया है, मैंने देखा है कि जिन लोगों का कमिटमेंट हाई होता है, कमिटमेंट और कैपेबिलिटी में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, मगर कैपेबिलिटी बिल्ड होने से कमिटमेंट बिल्ड नहीं होगा। कमिटमेंट बिल्ड होने से कैपेबिलिटी बिल्ड होने में मदद हो सकती है। इसलिए कमिटमेंट प्राइम है, कमिटमेंट नैसर्गिक है। जैसे पेंट में हम काम करते थे और कहते थे कि एक पेंट की जो ड्राई फिल्म थिकनेस DFT है वो 25 माइक्रोन की है, तो अगर वो थोड़े दिनों तक एक्सपोज रख दी जाए तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा और उसमें जंग लग जाएगी। मगर उसको अगर 250 DFT बना दिया जाए तो उसमें जंग नहीं लगेगी। तो हम अपनी तस्वीर अपने दिमाग में कितनी मजबूत रखते हैं। रोज हम कोरोड होते हैं तो रोज हम कराग्रे वस्ते करेंगे, रोज अपने अंदर विश्वास बिल्ड करेंगे। मैं आगे इस विषय में और आगे बात नहीं करूंगा, और मैं जो कहना चाहता था मैं वो कह चुका हूं, और आप समझते होंगे कि मेरा मंतव्य क्या है। ऐसा बहुत सुंदर चल रहा है आपका। आई थिंक प्लीज कंटिन्यू, समय की कोई आप पर बंदिश नहीं है। मेरा जो जी, मैंने आपका काफी वक्त ले लिया, और मैं समुद्र मंथन में मुझे जो भी मिला है, when you turn tons of mud you get an ounce of gold. So whatever gold I have acquired in my corporate journey and the way I am currently also working, that gold I have shared with you, and if you find any value in that, you may practice, you may communicate, you may inspire other people, you may work on that. आनंद जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही ग्रोन अप हुआ, 41 इयर्स विद सीमेंस, और यूरोपियन कल्चर कहलाती है, और they started I joined them in 1964, retired in 2005, one vertical throughout my life. मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था, मैकेंजी आए सीमेंस में, उन्होंने एक कल्चर चेंज कर दिया, जो आज यूरोपियन कल्चर थी जिसमें ओनरशिप वाज द कल्चर, एंड नाउ टुडे इट इज जो आपने कहा कि मौके की तलाश, जो इसको कहते हैं, जो मौके के, तो वो बिजनेस कल्चर वो हो गई। तो ये यूरोपियन और अमेरिकन कल्चर में क्या डिफरेंस है? आपने तो बहुत
समझा है, जाना है कि क्या फर्क है, क्यों ऐसा फर्क हुआ? सर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैंने अमेरिकन फैमिली ओन्ड कंपनीज में भी काम किया और ह्यूलेट पैकर्ड, जिलेट, केलॉग्स जैसी कंपनी में भी काम किया। जो अमेरिकन कंपनीज हैं, मेरा ऐसा अनुभव है कि ये कुछ लोगों ने शुरू की। ह्यूलेट पैकर्ड, बिल ह्यूलेट, डेविड पैकर्ड ने शुरू की, केलॉग, डब्ल्यू के केलॉग ने शुरू की, और उन्होंने इसको प्रोफेशन की तरह से कॉर्नफ्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए शुरू नहीं किया। वो रामदेव बाबा टाइप का आश्रम चलाते थे और वहां पर लोग उसको खाने को देते थे। उसमें कहीं न कहीं वैल्यू जुड़ी हुई थी। फैमिली ओन्ड अमेरिकन कंपनी, फैमिली ओन्ड कंपनी है, अगर वो बाद में शेयर होल्डर पब्लिक में गई भी तो भी उनका कल्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। थोड़े से अनुभव से यही कह सकता हूं, और बाद में ऑफ द प्रोग्राम में आपसे इस पर और डिस्कशन करूंगा। जरूर जी जरूर करें। मैं ये जितनी कंपनियां, सीमेंस भी स्टार्टेड बाय वर्नर फॉर सीमेंस 1846 में, आज 170 साल 180 साल वर्ल्ड में हैं। बट व्हाट आई फाइंड कि देयर इज ए demarcation change in the culture of European culture which has a ownership versus a opportunist culture of the America. मैं इसके बारे में आपसे अलग से बात करूंगा, बट मगर अमेरिका में ऐसा नहीं है कि सारी कंपनी अपॉर्चुनिटी, नहीं, सारे नहीं है। और मैंने फॉर्चुनेटली जिन कंपनीज में काम किया, चाहे वो केलॉग हो, चाहे जिलेट हो, चाहे ह्यूलेट पैकर्ड हो, या मार्क्स में मैंने 10 साल काम किया, और वो बहुत ही वैल्यूड कंपनीज हैं, और मार्क्स तो बहुत ही प्रिंसिपल्ड कंपनी है। मैं उसके बारे में अलग से आपसे बात करूं। जरूर जरूर। नमस्ते। आप अरविंद जी से रिलेशन है इसके माने आपका? अरविंद मेरे छोटे भाई हैं। ओके, तो अरविंद जी मुझे अच्छी तरह जानते हैं, गोपाल वगैरह सब जानते हैं, आरती गोपाल। मैं आपको संपर्क करूंगा जरूर। बहुत सुंदर आनंद जी। भाई साहब, मेरा नाम प्रवीण। एक ऑब्जर्वेशन है, मैं दीपक चतुर्वेदी हूँ, ऑस्ट्रेलिया से, सिडनी से बोल रहा हूँ। जी दीपक जी। मैं भी 35 इयर्स कॉर्पोरेट लाइफ जी करके आया हूँ, और राइट फ्रॉम इंडिया के लाला जी की नौकरी से लेकर के, लोहिया से लेकर के, फाइनली IBM, एरिक्सन, नोकिया, सीमेंस सर, और ओरिडो, कतार, इंडोसैट, जकार्ता, और वापस सिडनी पहुंच गया हूँ। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है कहीं ना कहीं थोड़ा इम्पैक्ट कंट्री कल्चर से भी आता है, जिस कंट्री में आप हो। सीमेंस के लिए जर्मनी का कल्चर भी है, और IBM के लिए जैसे अमेरिकन कल्चर भी है। तो कंट्री कल्चर भी इफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को। आप किस बैकग्राउंड से आए हो। ये मैंने इतने सारे कंट्रीज में काम करके देखा है, हर कंट्री का अलग कल्चर है, बिकॉज उनका जो कंट्री कल्चर है वो इफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को। बिल्कुल। और सोच, मैंने रिलायंस में काम किया, और रिलायंस के कल्चर में, और AV बिरला या टाटा के कल्चर में भी, टाटा में भी मैंने 10 साल काम किया, तो वहां पे काफी फर्क है। और रिलायंस कितनी टास्क बेस्ड कंपनी है, और कितनी हार्ड टास्क मास्टर है, सेना की तरह काम करती है, और कैसे टाटा या और भी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत फर्क होता है सोच का भी, फाउंडर्स के, और बहुत सारे बातें हैं। कल्चर इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट इन इटसेल्फ, but the values and principles are the important cornerstone. जी वंडरफुल आनंद जी, बहुत सुंदर रहा डिस्कोर्स। इनफैक्ट वी आर 5 minutes over the allotted time that we had, and we had promised you that we will release you in 1 hour, but interesting इतना था आपका डिस्कोर्स के we could have gone on listening to you forever. तो प्रसून जी, would you like to make a concluding? अच्छा, पहले भैया प्रसून जी आप रुकना, पहले मुनीन भाई साहब बोलेंगे। जी भाई साहब, मुनीन भाई साहब। मैं इस कार्यक्रम का समापन होने से पहले आनंद भाई साहब ने जिस हिसाब से उसको समाप्त किया है, पूरी चारों पांचों चीजों को, और उसको एलोबरेट करके एक एक चीज को बताया, और इतने कम समय में जो बताया है वो बहुत ही, मतलब क्या कहना चाहिए, काबिल तारीफ है।
और मैंने भी कभी प्राइवेट कंपनी में नौकरी शुरुआत की थी, तो वो तो अब सरकारी में रहने के बाद सरकारी में ये सारी चीज़ें कॉर्पोरेट कल्चर वाली लागू नहीं होती, क्योंकि वहाँ जो ऊपर बैठा है वो ऊपर ही रहेगा, और आप में कैपेबिलिटीज, मोटिवेशनल स्किल, वॉट एवर यू हैव, द कल्चर यू हैव, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस फॉर देम, क्योंकि वहाँ तो वो एक सिस्टम से बना हुआ है। तो बाकी जो लोग हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी में तो काफ़ी कम लोग हैं, ज़्यादातर लोग अपने प्राइवेट में ही हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, तो उन सब के लिए ये जो आपका आज का उद्बोधन रहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि ये अगर हमने रिकॉर्डिंग किया है तो इस रिकॉर्डिंग को कभी हम फिर इस तरह से रिलीज करेंगे, जिससे कभी को मौका मिलेगा तो बहुत अच्छा इसका प्रयोग हो सकेगा। तो ज्ञानंद जी, मैं बहुत बहुत आपका आभार, आपने इस तरह से इस कार्यक्रम को चलवा दिया। और आनंद भाई साहब, आपका पुनः बहुत बहुत आभार, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग यहाँ आज यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मैं भी ज्ञानेंद्र भाई साहब को बहुत ही धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया आप लोगों तक पहुंचने का। और प्रसून जी जो इस सबके पीछे हैं, इस टेक्नोलॉजी में ज्ञानेंद्र जी के साथ काम कर रहे हैं इस चतुर्वेदी फोरम में। अगर चतुर्वेदी बांधवों को किसी भी प्रकार की मेरी असिस्टेंस हो उनके एंडेवर में, तो कभी भी मैं अवेलेबल हूँ। ये वैसा इट इज नोटेड फॉर फ्यूचर वैसा, एंड देन विल डेफिनेटली यूज दैट पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि ये हम लोग सबके लिए बहुत जरूरी है। भाई साहब पालागन, मेरा नाम प्रवीण चतुर्वेदी है, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। जो आपने जो डिटेल में इतना बताया वो वास्तव में बहुत ही बढ़िया था, और मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा महासभा से कि इसका जो प्रसारण है तो जितनी जल्दी हम लोगों को किया जाए, और अरविंद सर का जो डिटेल है वो जितनी जल्दी शेयर किया जाए, जिससे और भी बेनिफिट हो सके लोगों को। आनंद सर का, माय अपॉलॉजी, आनंद सर का जितना हो डिटेल उतने ज्यादा अच्छा रहेगा सब लोगों के। जहाँ तक सवाल है अभी हम लोगों के सुनने का, तो अभी हम ही लोग बेनिफिटेड हुए हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे या हमारे जान पहचान वाले बच्चे इन सब चीज़ों से बेनिफिट हो। तो ये मेरा निवेदन है महासभा से कि कृपया इसको जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी रिलीज किया। प्रवीण भाई साहब, ये थोड़ा सा आपको परंपरा इसकी बता दूं मैं, हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं, हर हफ्ते करते हैं, और इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग चतुर्वेदी महासभा के फेसबुक पेज पे अपलोड करते हैं। यदि आपका इसमें रुचि हो तो आप जाकर के महासभा के फेसबुक पेज पर आप पिछले कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपको काफी आनंद आएगा और ज्ञानवर्धक भी होंगी। आपका सजेशन बहुत अच्छा था, लेकिन ये पहले इम्प्लीमेंट हो चुका है। थैंक यू भाई साहब, लेकिन इस बारे में जानकारी मुझे अभी प्राप्त हुई है कि इस चीजें जो है अपने उस पर अवेलेबल हैं, तो इस तरह की जानकारियां प्राप्त होती रहें तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। धन्यवाद। मैं प्रसून बोल रहा हूँ। जस्ट टू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस, काफी लोग इसमें हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए नहीं हैं, जो लिंक्डइन ग्रुप वगैरह में है। हम वहाँ पे भी इसकी लिंक प्रसारित करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे, जैसे कि आप इसको देख सके रिकॉर्डिंग को, और जो पहले भी हम करते आए हैं। अगर आप किसी और लिंक्डइन और व्हाट्सएप के अलावा किसी फोरम से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आए हैं तो कृपया हमको बताएं, तो हम आपको उसमें भी जोड़ेंगे। लिंक्डइन और व्हाट्सएप में काफ़ी हम लोग रेगुलरली अपडेट्स अपने पोस्ट करते हैं, तो सम ऑफ द अपडेट्स आर लॉस्ट बिकॉज पीपल आर इन डिफरेंट अदर फोरम्स लाइक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, जहाँ पे हमारा इतना फ्रीक्वेंट अपडेट नहीं होता है। But just to quickly conclude on what we have been doing, आनंद सर, आपने जो बात की कमिटमेंट पे, पर्सनालिटी, कैपेबिलिटी, कल्चर एंड मोटिवेशनल फिट, I think it is very, very relevant for all of us, particularly people who are entrepreneurs, particularly people who are in corporate life. And we actually, this was a confidence building and an inspirational, stirring talk. I hope कि हमारे पास और टाइम होता और हम और सुन पाते, but that is all probably we can get in 1 hour slot. हम कोशिश करेंगे कि आपसे in one of the forums that you address in your regular life, हम उसमें कहीं पे पार्टिसिपेट कर पाए, so that we can get more benefit from it. And as people were saying, हम इस रिकॉर्डिंग को भी थोड़ा सर्कुलेट करेंगे चतुर्वेदी के बीच में, so that everybody can benefit. Thank you so much आनंद साहब for taking time out. ज्ञानेंद्र जी, मेरा एक आपसे निवेदन था कि अगले हफ्ते अगर आपको आनंद जी को टाइम मिले तो इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि एक इम्प्रेशन जो होता है जल्दी का, मतलब जो एक बार हुआ है उसको कंटिन्यू करें तो एक इट लीव्स ए इमेज इन द माइंड। कुछ चीजें मेरे दिमाग में भी हैं जो आनंद जी से मैं शेयर करूंगा, क्योंकि हमारे साथ भी 3000 वर्कर्स थे और हम बोर्ड मेंबर होकर सीमेंस के रिटायर हुए। तो
हम आपसे शेयर करेंगे। और बट मेरा विचार ऐसा है कि अगले हफ्ते अगर फिर 1 घंटे का टाइम आप निकाल सकें तो इसको और मतलब जगह भाई से साहब एक्सपेंड अभी करें, तो बहुत संभव अच्छा। नहीं होगा, एक्चुअली हम लोगों ने लाइनअप कर रखा है हमने, ओके और ओके। प्रसून जी ने अगले 6 हफ्ते का लाइनअप है हमारे पास में, काफी अरे इंटरेस्टिंग वाह, टॉक्स हैं। क्या तो बात है। मतलब चतुर्वेदियों में इतना भंडार है लोगों के एक्सपीरियंस का कि हमारे को लगता है एक सत्र कम पड़ जाएगा। चलिए, तो बहुत बट अच्छा। डेफिनेटली कॉल हिम ओवर अगेन। आनंद जी भी व्यस्त आदमी है तो उनको इतना समय निकाल पाना, हम उनके एक्चुअली आभारी हैं। ही हैज डन अ वंडरफुल जॉब, सो नाइस ऑफ हिम थैंक यू टू वेरी हैव कम मच। ओवर। धन्यवाद भाई। तो आपकी आगे हो तो अब हम अपनी वैसा वी कैन कंक्लूड नाउ। मैं थोड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगा। मैं किंशुक चतुर्वेदी हूँ। मैं करीब 17 साल से दिल्ली मेट्रो में काम कर रहा हूँ, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। अभी सीनियर डीजीएम पोस्ट पे हूँ। और कॉर्पोरेट लाइफ में मैंने बहुत सारे प्रेजेंटेशंस देखे हैं, और पिछली बार भी जो प्रेजेंटेशन दिया था वो भी कुछ कुछ हमारी कॉर्पोरेट लाइफ से सिमिलर था। बट ये प्रेजेंटेशन, ये टॉक है मेरे लिए भी बहुत डिफरेंट है, क्योंकि जिस तरह से 1 घंटे से ऊपर इतना कंसाइज करके और रियल लाइफ टॉपिक्स पे और कॉर्पोरेट लाइफ पे ये सेशन हुआ है, ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज है कि विदाउट एनी एड, विदाउट एनी प्रेजेंटेशन, विदाउट एनीथिंग, एक पर्सन इतने टाइम तक नॉलेज शेयर किया। बहुत अच्छा लग रहा है। आपके शायद पूरे लाइफ के एक्सपीरियंस का ये निचोड़ है, एंड वेरी हैप्पी। एंड एक सजेशन है कि अगर आप यंगस्टर्स, जैसे अभी यंगस्टर्स, मैं क्या मानूं, मैं अभी 41 ईयर्स का हो गया हूँ, कुछ सजेशंस भी आप देना चाहें तो बहुत अच्छा है। कई बार हो जाता है कि लाइफ हिस्ट्री या अपना करियर सक्सेशन लोग डिस्कस कर लेते हैं, बट इट विल बी वेरी गुड कि हाउ टू ग्रो इन द कॉर्पोरेट करियर इफ यू कैन रियली गाइड। उसके लिए मैं रिक्वेस्ट की हुई आनंद जी से, जब भी वो फ्री होंगे जरूर करेंगे। तो वी नोटेड योर सजेशन किंशुक जी, सो नाइस ऑफ यू, एंड आई थिंक वी कैन कंक्लूड नाउ। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग, and we meet again next Saturday. And I have commitment of the walk. भाई साहब आप जाइए प्लीज, थैंक यू। Thank you very much, sir. Thank you, Anand ji. Thank you.